हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से लेकर 1700 तक। यानी आज की इस वीडियो में हम भारत के इतिहास को समझेंगे। 1550 से लेकर जो 1700 तक का इतिहास है उसे समझेंगे। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक के यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो इस यूनिट के अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से इंडिया में मुगल एम्पायर की स्थापना होती है और उसके बाद किस तरीके से मुगल एम्पायर अपना एक्सपेंशन करता है, इंडिया के अंदर अपना विस्तार करता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की स्थापना की गई थी और उसके बाद उनके जितने भी उत्तराधिकारी थे जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन किया गया था, विस्तार किया गया था। तो बेसिकली हमें इन्हीं सारी चीज़ों को इस यूनिट में समझना है। इसके अलावा हमें इस यूनिट के अंदर मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना है, जिसके अंदर हम दो व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पहली है मनसबदारी व्यवस्था और दूसरी है जागीरदारी व्यवस्था। बेसिकली हमें इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में समझना है और हम ये जानेंगे कि इन दोनों ही व्यवस्थाओं की क्या विशेषताएं थी, क्या खास बात थी। इसके अलावा इन दोनों ही व्यवस्थाओं के क्या फ़ायदे थे और क्या नुकसान है, इन्हें समझना है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस यूनिट के अंदर हम 16वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक के इतिहास को समझेंगे। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो इस यूनिट के अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि मुगलों ने भारत में अपनी राजशक्ति को कैसे मजबूत किया, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया और जमाया। इन सभी चीज़ों को हमें समझना है इस यूनिट के अंदर। तो भी अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में हमें बताना है कि मुगलों ने भारत में अपनी राजशक्ति को कैसे मजबूत किया, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया और जमाया। इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, यानी प्रस्तावना लिखेंगे। तो मुगलों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी राजशक्ति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। इन कदमों में सैन्य विजय, कुशल प्रशासन, कूटनीति संबंध, सांस्कृतिक समन्वय, धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक विकास शामिल थे। इन प्रयासों ने मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली और स्थिर साम्राज्य बना दिया। मुगलों ने अपनी शक्ति का विस्तार बाबर के 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने से शुरू किया। इसके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ जैसे सम्राटों ने लगातार साम्राज्य का एक्सपेंशन किया, यानी विस्तार किया। तो कुल मिलाकर मुगलों ने ताकत, समझदारी और नीतियों के सही इस्तेमाल से अपने साम्राज्य को मजबूत किया। बाबर ने शुरुआत की और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ ने इसे पूरे भारत में फैला दिया। तो आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं इन सभी के रणनीतियों के बारे में, यानी पॉलिसीज के बारे में। इसकी पहली पॉलिसी है सैन्य रणनीति, दूसरी है राजपूत गठन की नीति, तीसरी है धार्मिक नीतियाँ, चौथी है प्रशासनिक सुधार की नीति और पांचवी है सांस्कृतिक एकीकरण की नीति और छठी है आर्थिक नीति। तो ये वो सभी पॉलिसीज थी जिनको अपना के इन्होंने भारत में अपना एक्सपेंशन किया, अपना विस्तार किया। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है सैन्य रणनीतियाँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक विजय के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे दक्कन अभियान के बारे में, फिर हम बात करेंगे पेशेवर सेना के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे सामरिक किलेबंदी के बारे में।
तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक विजय के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, जिससे उत्तर भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भी सैन्य अभियानों के माध्यम से उत्तर भारत के अन्य हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। आसान शब्दों में बाबर की जीत ने मुगलों के लिए भारत में राज करने का रास्ता खोल दिया। इसके बाद उनके वंशजों ने लगातार लड़ाइयाँ जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट है दक्कन अभियान। मुगलों ने दक्कन क्षेत्र में कई युद्ध किए और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसी शक्तिशाली सल्तनत को हराकर वहां भी अपनी सत्ता स्थापित की। यानी मुगलों ने दक्कन क्षेत्र में भी अपनी ताकत दिखाई और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसे बड़े राज्यों को जीतकर अपना राज्य फैला लिया। इस तरह उन्होंने दक्कन में भी अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। नेक्स्ट है पेशेवर सेना। तो मुगलों ने बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और डिसिप्लिन सेना बनाई थी, जिसमें घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। और ये जो सेना थी ये युद्ध की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। मतलब मुगलों ने एक मजबूत और प्रोफेशनल सेना बनाई जो हर लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। नेक्स्ट है सामरिक किलेबंदी। तो मुगलों ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और बाहरी खतरों को रोकने के लिए प्रमुख किले और सैन्य चौकियों का निर्माण करवाया था। यानी मुगलों ने अपनी सुरक्षा और व्यापार को मजबूत करने के लिए कई किले और सैन्य चौकियां बनाई, जिससे उनका साम्राज्य और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो इसका सेकंड पॉइंट है राजपूत गठबंधन की नीति। अकबर और अन्य मुगल सम्राटों ने राजपूत राज्यों के साथ वैवाहिक और सैन्य गठबंधन किए। इसका उद्देश्य राजपूतों से सपोर्ट प्राप्त करना था। इसके अलावा मध्य भारत और राजस्थान में मुगल प्रभाव को बढ़ाना था। मतलब अकबर और मुगल सम्राटों ने राजपूतों से शादी और दोस्ती करके उनका सपोर्ट लिया और अपनी ताकत बढ़ाई। तो इसका थर्ड पॉइंट है धार्मिक नीतियाँ। अकबर ने अपनी सुलह-ए-कुल यानी सर्वसंभाव की नीति के तहत धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने जजिया कर, जो कि हिंदू धर्म पर लगाए जाने वाला टैक्स था, उसको समाप्त कर दिया और विभिन्न धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया। सुलह-ए-कुल की नीति का उद्देश्य सभी धर्मों को समान दर्जा देना था और समाज में शांति और सामंजस्य को बनाए रखना था। यानी अकबर ने सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी और जजिया कर को हटा दिया ताकि समाज में शांति बनी रहे। इसका फोर्थ पॉइंट है प्रशासनिक सुधार की नीति, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीकृत प्रशासन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मनसबदारी प्रणाली के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं केंद्रीकृत प्रशासन के बारे में। तो अकबर ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन बनाया, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी थे। जैसे राजस्व के लिए, न्याय के लिए और सेना के संचालन के लिए सबके लिए अलग अलग अधिकारियों को अपॉइंट किया गया था। अब हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली के बारे में। मनसबदारी प्रणाली में अधिकारियों और सैनिकों को उनकी योग्यता और वफादारी के आधार पर मनसब यानी रैंक दिया जाता था। ये व्यवस्था मुगल साम्राज्य की सेना और प्रशासन को मजबूत करने में मदद करती थी। मतलब मनसबदारी प्रणाली में लोगों को उनकी मेहनत और योग्यता के हिसाब से एक पद यानी जॉब दिया जाता था, जिससे सेना और शासन मजबूत हुआ। तो इसका फिफ्थ पॉइंट है सांस्कृतिक एकीकरण की नीति, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फारसी संस्कृति को बढ़ावा। इसके बाद हम बात करेंगे समन्वयात्मक वास्तुकला के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फारसी संस्कृति को बढ़ावा के बारे में। तो मुगलों ने फारसी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया और फारसी भाषा दरबार और प्रशासन की आधिकारिक भाषा बन गई, जिससे एकता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिला। अब हम बात करते हैं समन्वयात्मक वास्तुकला के बारे में। तो मुगलों ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जो न सिर्फ मुगल वास्तुकला की कला को दिखाता है, बल्कि ये शाही शक्ति, सांस्कृतिक समन्वय और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। मतलब मुगलों ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे खूबसूरती इमारतें बनवाई, जो कि धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी था। तो इसका लास्ट पॉइंट है आर्थिक नीतियाँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे बुनियादी ढांचे और विकास के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्यापार और वाणिज्य को। तो मुगल साम्राज्य का व्यापार नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था। उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा दी और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक समझौते किए। इससे व्यापार और वाणिज्य दोनों में वृद्धि हुई। आसान शब्दों में बताऊं तो मुगलों ने व्यापारियों को सिक्योरिटी दी और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे व्यापार एग्रीमेंट किए, जिससे कि जो बिजनेस है उससे प्रोत्साहन मिला, बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा।
तो आइए अब हम बात करते हैं बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में। तो मुगलों ने सड़कों, पुलों, जल मार्गों और बाजार का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार और संचार के रास्ते आसान हुए और आर्थिक विकास तेजी से हुआ। मतलब मुगलों ने रोड्स, ब्रिजेस, मार्केट्स बनवाए, जिससे ट्रेड और कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मुगलों ने अपनी ताकत, नीति और समझदारी से भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाया और मजबूत किया। तो इस यूनिट से जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जागीरदारी प्रथा से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में जागीरदारी प्रणाली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमसे सवाल किया जाता है कि आखिर जागीरदारी प्रणाली होती क्या है, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या विशेषता है, यानी इसकी क्या खास बातें हैं, इसके फ़ायदे और कमियों के बारे में बताइए। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ये जागीरदारी प्रथा थी क्या। तो इस व्यवस्था में जो सुल्तान था वो अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को पैसा नहीं देता था, बल्कि पैसे के बजाय एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था, जिसे जागीर कहते थे। यानी एक एरिया दे दिया जाता था और कहते थे कि इस एरिया के मालिक अब तुम हो, और अब उस अधिकारी को उस एरिया से टैक्स कलेक्ट करना होता था। तो अधिकारी उस टैक्स का कुछ पार्ट अपने पास रखते थे, जिससे कि वो सोल्जर्स को सैलरी दे सके। इसके अलावा उस एरिया के डेवलपमेंट में खर्च करना होता था, और बाकी जो पार्ट बच जाता था वो सरकारी खजाने में जमा करना होता था। तो इसे ही कहते हैं जागीरदारी प्रथा। और इस प्रथा में सैनिकों को, यानी जो अधिकारी होते थे, उन्हें जागीर दी जाती थी, यानी ज़मीन दिया जाता था। इसीलिए उन अधिकारी को जागीरदार कहा जाता था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर जागीरदारी प्रणाली होती क्या है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ कि हमें अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जागीरदारी प्रणाली मुगल काल की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी। जागीर का अर्थ था जमीन का एक टुकड़ा। इस प्रणाली के तहत शासक अपने अधिकारियों या सैनिकों को जागीर यानी जमीन देते थे, और इन अधिकारियों को जागीरदार कहा जाता था। ये जागीरदार उस भूमि पर शासन करते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे, और इसके बदले वे शासक को सैन्य या प्रशासनिक सेवाएं देते थे। कुल मिलाकर जागीरदारी प्रणाली मुगल शासन को मजबूत बनाने का एक तरीका था, लेकिन धीरे धीरे इस सिस्टम में भ्रष्टाचार और किसानों का शोषण होने लगा। तो आइए अब हम बात करते हैं जागीरदारी प्रणाली के ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी किस रीज़न की वजह से इस सिस्टम को अपनाया गया था। तो इसका पहला रीज़न है दूरस्थ क्षेत्रों से भी भू राजस्व प्राप्त करना। इसका दूसरा रीज़न है दूरस्थ क्षेत्रों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। और इसका तीसरा रीज़न है मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैनिक व्यवस्था को मजबूत करना। इस व्यवस्था का मकसद था दूर दराज के इलाकों से भी टैक्स वसूलना, दूर दराज के इलाकों पर मजबूत पकड़ बनाना और पूरे मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैनिक ताकत को बढ़ाना। तो आइए अब हम बात करते हैं जागीरदारी प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है भूमि का विभाजन। इसकी दूसरी विशेषता है राजस्व संग्रहण। इसकी तीसरी विशेषता है अस्थायी अधिकार। इसकी चौथी विशेषता है कृषि आधारित व्यवस्था, और इसकी पांचवी विशेषता है भ्रष्टाचार और शोषण। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है भूमि का विभाजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जागीरदारी प्रणाली में शासक अपने अधिकारियों या सैनिकों को जागीर यानी जमीन देते थे। इन अधिकारियों को जागीरदार कहा जाता था, और ये अधिकारी उस भूमि पर शासन करते थे और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। इसकी दूसरी विशेषता है राजस्व संग्रहण। तो इस सिस्टम में जागीरदारों का जो मेन वर्क था वो भूमि से टैक्स कलेक्ट करना था, और इस टैक्स का कुछ हिस्सा जागीरदार अपने पास रखते थे और बाकी को शासक को भेज दिया जाता था। इसकी तीसरी विशेषता है अस्थायी अधिकार। तो मैं आपको बता दूं कि जागीरदार जमीन के मालिक नहीं होते थे। जागीरदारों को सिर्फ उस भूमि से टैक्स कलेक्ट करने का राइट था, लेकिन भूमि का जो असली स्वामी था वो शासक ही था, यानी सुल्तान ही था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एकता प्रणाली थी, ठीक इसी तरीके से मुगलों के टाइम पर जागीरदारी और मनसबदारी प्रणाली थी। मतलब जागीरदार ज़मीन के मालिक नहीं थे, बस वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, लेकिन जो असली मालिक था वो राजा ही था। इसकी चौथी विशेषता है कृषि पर आधारित व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था एक तरह से कृषि पर आधारित व्यवस्था थी, जिसमें जागीरदारों की आय मुख्य रूप से कृषि से आती थी, क्योंकि अधिकांश भारतीय समाज उस समय कृषि पर आधारित था। ये प्रणाली किसानों पर निर्भर थी, जो भूमि पर काम करते थे और अपनी उपज से एक हिस्सा जागीरदारों को देते थे।
मतलब जागीरदारी पूरी तरह से कृषि पर टिकी थी। किसान मेहनत करते थे और अपनी फसल का हिस्सा जागीरदार को देते थे। और इसकी पांचवी विशेषता है भ्रष्टाचार और शोषण। कई जागीरदार अपनी शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। वे किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे लेकिन शासक को कम देते थे। इससे किसानों पर टैक्स ज़्यादा बढ़ने लग गया, जिससे कि उनका शोषण होने लगा। तो आइए अब हम बात करते हैं जागीरदारी प्रथा के लाभों के बारे में। इसके क्या फ़ायदे थे? तो इसका पहला फ़ायदा है राजस्व व्यवस्था का कुशल प्रबंधन। इसका दूसरा फ़ायदा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। इसका तीसरा एडवांटेज है सेना का वित्त पोषण। और इसका चौथा फ़ायदा था सैन्य शक्ति में वृद्धि और युद्ध के समय में मददगार। तो आइए एक एक करके इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा था राजस्व व्यवस्था का कुशल प्रबंधन। इस सिस्टम से मुगल साम्राज्य को हर इलाके से टैक्स मिलना आसान हो गया था। उस टैक्स का इस्तेमाल मुगल शासक अपनी सेना को सैलरी देने और साम्राज्य के संचालन में करते थे। यानी इस सिस्टम से मुगल शासक को टैक्स मिलता था, जिससे वो अपनी सेना और साम्राज्य के संचालन में खर्च करते थे। तो इसका दूसरा फ़ायदा था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। तो जागीरदार टैक्स के धन का इस्तेमाल खेती और सिंचाई की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए करते थे, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इसका अगला फ़ायदा था सेना का वित्त पोषण। तो मैं आपको बता दूं कि जागीरदार टैक्स के पैसों से सैनिकों को वेतन यानी सैलरी देते थे। इसका अगला फ़ायदा है सैन्य शक्ति में वृद्धि और युद्ध के समय में मददगार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब युद्ध में शासक को सेना की सहायता की ज़रूरत पड़ती थी तो जागीरदार शासक को सैन्य सहायता प्रोवाइड करते थे। जागीरदारों को अपनी खुद की सेना रखने का अधिकार था। इससे मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति और सुरक्षा मजबूत हुई थी। आसान शब्दों में समझाऊँ तो जब शासक को मदद चाहिए होती थी तो जागीरदार अपनी सेना भेजते थे, जिससे मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति बढ़ती थी। तो आइए अब हम बात करते हैं जागीरदारी प्रणाली के नकारात्मक परिणाम के बारे में, यानी इसकी क्या कमियां थी। तो इसकी पहली कमी थी करप्शन। इसकी दूसरी कमी थी विद्रोह का खतरा और इसकी तीसरी कमी थी किसानों का शोषण। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली कमी थी भ्रष्टाचार। तो कई जागीरदार अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते थे, जिससे करप्शन बढ़ता था और प्रशासन में अस्थिरता आती थी। यानी इस सिस्टम में भी करप्शन की प्रॉब्लम थी। इसकी दूसरी कमी थी विद्रोह का खतरा। शक्तिशाली जागीरदार कई बार शासक के खिलाफ बगावत कर देते थे, इससे साम्राज्य अस्थिर हो जाता था। इसकी तीसरी कमी थी किसानों का शोषण। किसानों से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, इससे किसानों पर टैक्स का दबाव बढ़ने लगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो जागीरदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया, लेकिन धीरे धीरे इसमें करप्शन और किसानों का शोषण जैसी समस्याएं सामने आने लगी। तो इस यूनिट से जो थर्ड टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अकबर की मनसबदारी प्रणाली से पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकबर की मनसबदारी प्रणाली से। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी हमने जागीरदारी प्रणाली पढ़ी थी ठीक उसी तरीके से ये भी मनसबदारी प्रणाली सेम है। और इसके अंदर भी हमें बताना होता है कि आखिर मनसबदारी प्रणाली होती क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या फ़ायदे थे और उसके क्या नुकसान थे, उसके बारे में बताइए। और दोनों जो प्रणाली है, दोनों जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में नाम का फ़र्क है। वहाँ पर जो अधिकारी होते थे उसे जागीरदार कहा जाता था और यहाँ पर बस नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो प्रणाली का नाम है वो मनसबदारी प्रणाली है, जो कि अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो अपने आंसर को हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी जो सम्राट अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव साम्राज्य के प्रशासन और सैन्य व्यवस्थाओं को मजबूत करना था। मनसबदारी प्रणाली में अधिकारियों और सैनिकों की योग्यता और वफादारी के आधार पर मनसब यानी रैंक दिया जाता था, जिसके आधार पर उन्हें सैलरी, जमीन और प्रशासनिक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। शॉर्ट में बताऊं तो मनसबदारी प्रणाली ने अकबर के शासन को बेहतर बनाया, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी। तो आइए अब हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, यानी इसकी क्या खास बात थी। तो इसकी पहली विशेषता है मनसब यानी पद या रैंक। इसकी दूसरी विशेषता है वेतन यानी सैलरी। इसकी तीसरी विशेषता है सैन्य और प्रशासनिक कर्तव्य। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनसब यानी पद या रैंक के बारे में। तो मनसबदारी प्रणाली में मनसब शब्द का अर्थ था पद या रैंक।
मनसबदारी प्रणाली में अधिकारियों और सैनिकों को उनकी योग्यता और वफादारी के आधार पर मनसब यानी रैंक दिया जाता था। ये रैंक 10 से लेकर 5000 तक हो सकती थी, यानी एक व्यक्ति का जो पद है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अधिकारियों और सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुसार ये रैंक दिया जाता था, यानी पोजीशन दिया जाता था, जिसमें जिसकी रैंक जितनी ज़्यादा होगी उससे उतनी ज़्यादा सैलरी और पावर मिलेगी। तो इसकी अगली विशेषता है वेतन यानी सैलरी। अब इन्हें सैलरी कैसे मिलती थी? मनसबदारों को उनकी रैंक के आधार पर जगत यानी सैलरी मिलती थी। वेतन भूमि से मिलने वाले टैक्स के रूप में आता था, जिसे मनसबदार अपने क्षेत्र से प्राप्त करते थे। जैसे उच्च रैंक के मनसबदारों को अधिक सैलरी मिलती थी, मतलब कि मनसबदारों को उनकी रैंक के हिसाब से सैलरी दिया जाता था, जो भूमि से मिलने वाले टैक्स के रूप में मिलता था, और ज़्यादा रैंक यानी ज़्यादा सैलरी। इसकी तीसरी विशेषता है सैन्य और प्रशासनिक कर्तव्य। मनसबदारों को प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती थी, जैसे शांति व्यवस्था को बनाए रखना, साम्राज्य की रक्षा करना और सैन्य सहायता प्रदान करना। मतलब मनसबदारों को शांति बनाए रखना, साम्राज्य की रक्षा करना और सेना की मदद करने का काम दिया जाता था। तो आइए अब हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली के क्या क्या फ़ायदे थे, इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा था प्रशासन और सैन्य व्यवस्था में सुधार। इसका दूसरा फ़ायदा था सैन्य बल में वृद्धि। इसका तीसरा फ़ायदा था स्थानीय प्रशासन में मदद, और इसका चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा था राजस्व संग्रहण में सुधार। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रशासन और सैन्य व्यवस्था में सुधार के बारे में। तो मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित और मजबूत किया। मनसबदारों के पास प्रशिक्षित और पेशेवर सैनिक होते थे, जिससे युद्धों में मदद मिलती थी। मतलब कि मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य की सेना और प्रशासन को मजबूत किया। मनसबदारों के पास अच्छे सैनिक होते थे जो लड़ाई में मदद करते थे। इसका दूसरा फायदा था सैन्य बल में वृद्धि। मनसबदारों को सैनिकों की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करने का काम सौंपा जाता था, जिससे मुगल साम्राज्य की सेना मजबूत बनी। मतलब कि मनसबदारों को सैनिकों की भर्ती और ट्रेनिंग देने का काम दिया जाता था, जिससे मुगल सेना मजबूत हुई। इसका तीसरा फायदा है स्थानीय प्रशासन में मदद। मनसबदारों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कर्तव्य की जिम्मेदारी दी जाती थी, जिससे स्थानीय प्रशासन में सुधार हुआ और सम्राट को स्थानीय स्थिति का सही और तत्काल जानकारी मिली। इसका अगला सबसे बड़ा फायदा था राजस्व संग्रहण में सुधार। मनसबदारों को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग भूमि दी जाती थी, जिससे वे अपने क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट करते थे। इससे राज्य के खजाने को भरने में मदद मिलती थी, और इस टैक्स का इस्तेमाल मुगल शासक अपनी सेना को सैलरी देने और साम्राज्य के संचालन में करते थे। मतलब कि मनसबदारों को ज़मीन मिलती थी, जिससे कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और ये जो पैसा था वो खजाने में जाता था और सेना को सैलरी देने में इसका यूज़ किया जाता था। आइए अब हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली की सीमाओं के बारे में, यानी इसमें क्या कमियां थी। तो इसकी पहली कमी है सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी। इसकी दूसरी कमी थी भ्रष्टाचार बढ़ा। इसकी तीसरी कमी थी विरोध का खतरा बढ़ा। इसकी चौथी कमी थी किसानों का शोषण हुआ। तो आइए एक एक करके इन सभी की कमियों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इस सिस्टम की पहली कमी थी सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी। रैंक के आधार पर मनसबदारों की नियुक्ति की वजह से मनसबदारों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ने लगी। उच्च रैंक के मनसबदारों के पास अधिक पावर और संपत्ति होती थी, जबकि निम्न रैंक के मनसबदारों के पास उतनी पावर नहीं होती थी और वो कमज़ोर होते थे। मतलब कि मनसबदारों की रैंक की वजह से असमानता बढ़ी। ऊंचे रैंक वाले ज़्यादा ताकतवर और संपत्ति रखते थे, जबकि नीचे रैंक वाले कमज़ोर होते थे। इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी करप्शन। कई मनसबदार अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते थे, जिससे करप्शन बढ़ता था और प्रशासन में अस्थिरता आती थी। मतलब इस सिस्टम में भी करप्शन बढ़ता जा रहा था। इसकी अगली कमी थी विद्रोह का खतरा बढ़ा। शक्तिशाली मनसबदार कई बार शासक के खिलाफ बगावत कर देते थे, इससे साम्राज्य में अस्थिरता आती थी। इसकी अगली कमी है किसानों का शोषण हुआ। किसानों से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लिया गया। इससे किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ता चला गया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मनसबदारी प्रणाली ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन इससे असमानता, भ्रष्टाचार और किसानों का शोषण भी हुआ। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए।
और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यूनिट सेकंड को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट सेकंड है, जिसका नाम है अकबर से औरंगजेब तक, राजपूत शाही विचारधारा और धार्मिक नीति। तो इस पूरी यूनिट के अंदर बेसिकली हमें अकबर और औरंगजेब की राजपूत की शाही विचारधारा को समझना है। इसके अलावा अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी उनको समझना है। लेकिन इससे पहले चलिए हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अकबर एक कुशल शासक था। अकबर को धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु और उदार शासक माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को एकीकृत और स्थिर करने के लिए धार्मिक सहिष्णुता, राजनीतिक समझौते और क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग की नीति अपनाई, और इस नीति में राजपूतों की इम्पोर्टेंट भूमिका रही। अकबर ने धार्मिक कट्टरता को त्याग कर सुलह एक कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति को अपनाया। कुल मिलाकर अकबर एक समझदार और सहनशील शासक था, जिसने सभी धर्मों को बराबरी दी और सबके साथ मिलकर शांति से राज चलाया और शासन किया। इसी वजह से उसका शासन मजबूत और सफल बना। तो आइए अब हम बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। तो अकबर की पहली नीति थी सुलह एक कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति। सेकंड है जजिया कर की समाप्ति। थर्ड है इबादत खाना की स्थापना। फोर्थ है हिंदू मंदिरों का संरक्षण। फिफ्थ है हिंदुओं को प्रशासन में भागीदारी। सिक्स्थ है हिंदू पर्वों में भागीदारी। और लास्ट है इस्लामी धर्मगुरुओं की शक्ति पर नियंत्रण। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है सुलह ए कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति। ये नीति अकबर की धार्मिक नीति का आधार था। सुलह ए कुल इसका मतलब होता है सभी के साथ शांति, सहिष्णुता और समानता का व्यवहार करना। इसमें किसी भी एक धर्म को सर्वोच्च नहीं माना जाता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है, यानी सभी धर्मों के प्रति एक समान सम्मान की भावना। अकबर ने किसी एक धर्म को सर्वोच्च ना मानकर धर्मनिरपेक्ष शासन की नींव रखी। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो मुगल टाइम पीरियड के दौरान सभी शासक अपने ही धर्म इस्लाम धर्म को सर्वोच्च मानते थे, लेकिन अकबर ने सभी धर्मों को बराबरी का स्थान दिया। ये बहुत ही प्रगतिशील सोच थी, यानी ये अकबर की बहुत एक यूनिक सोच थी। इसका सेकंड पॉइंट है जजिया कर की समाप्ति। जजिया एक तरह का टैक्स था जो कि सिर्फ गैर मुसलमान से लिया जाता था। ये टैक्स भेदभाव का प्रतीक था। अकबर ने इसे 1556 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये अकबर की धार्मिक समानता की भावना को दिखाता है। इससे हिंदू लोगों में अकबर के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ा। इसका थर्ड पॉइंट है इबादत खान की स्थापना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फतेहपुर सिकरी में एक भवन बनवाया गया जिसे इबादत खान कहा गया। वहाँ पर हर एक शुक्रवार को विभिन्न धर्मों के विद्वान जैसे मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी सभी वहाँ पर एकत्र होते थे, यानी इकट्ठा होते थे। वे धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर बहस और संवाद करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू मंदिरों का संरक्षण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर ने कई मंदिरों को तोड़ने से मना किया और बहुत से मंदिरों को रिपेयर भी करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुओं को प्रशासन में भागीदारी। अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था, इसीलिए अकबर ने अपने दरबार के प्रशासनिक कार्यों में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया, जैसे बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, इन सभी को ऊंचे पद दिए गए।
नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू पर्वों में भागीदारी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर ने कई हिंदू पर्वों का सम्मान करने के लिए हिंदू पर्वों में भाग लिया यानी पार्टिसिपेट किया, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, इन सभी में अकबर ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामी धर्म गुरुओं की शक्तियों पर कंट्रोल। पहले मुग़ल दरबार में मौलवियों और इस्लाम धर्म गुरुओं का बहुत वर्चस्व था, लेकिन अकबर ने इस्लामी धर्म गुरुओं की राजनीतिक शक्तियों को सीमित कर दिया और अकबर ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि राज्य के मामले में धर्म का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। आसान शब्दों में कहे तो अकबर ने इस्लामिक धर्म गुरुओं की राजनीतिक ताकतों को कम कर दिया और ये तय किया कि धर्म राज्य के फैसले में दखल नहीं देगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर की धार्मिक नीति सब धर्मों के सम्मान और समानता पर आधारित थी, जिससे मुग़ल शासन मजबूत और स्थिर बना। तो इस यूनिट से जो सेकंड टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाता है वो अकबर और राजपूतों के बीच संबंध से पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के अधीन जो शाही सत्ता की एकीकृत की जो नीति थी उसको बताइए और जो मुग़ल राजपूत के जो संबंध थे उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने आंसर की स्टार्टिंग हम एक इंट्रोडक्शन लाइन से करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अकबर एक कुशल शासक था। अकबर को धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु और उदार शासक माना जाता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को एकीकृत और स्थिर करने के लिए धार्मिक सहिष्णुता, राजनीतिक समझौते और क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग की नीति को अपनाया। इस नीति में राजपूतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अकबर ने धार्मिक कट्टरता को त्याग कर सुलह एक कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति को अपनाया। तो आइए अब हम बात करते हैं अकबर की शाही सत्ता की एकीकरण की नीति, यानी किस तरीके से अकबर ने पूरे समाज को एकजुट किया और पावरफुल बना। तो फर्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता, सेकंड है राजनीतिक विवाह, थर्ड है प्रशासन में भागीदारी, फोर्थ है स्थानीय स्वायत्तता का सम्मान। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर ने सुलह ए कुल यानी सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाया, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है, यानी सभी धर्मों के प्रति एक समान सम्मान भावना, यानी अकबर सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देता था। अकबर ने जजिया कर, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था, उसे हटा दिया और अकबर ने किसी भी एक धर्म को सर्वोच्च न मानकर धर्मनिरपेक्ष शासन की नींव रखी। इसका सेकंड पॉइंट है राजनीतिक विवाह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर ने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जैसे आमेर की जोधाबाई से विवाह। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये एक राजनीतिक समझौता था, एक एग्रीमेंट था। इससे मुग़ल और राजपूत के बीच आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ा। नेक्स्ट है प्रशासन में भागीदारी। अकबर ने राजपूतों को अपनी सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए, जैसे मानसिंह को मुग़ल सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। टोडामल और राजा बीरबल को इम्पोर्टेंट पद मिले और ऊंचे पद मिले। इसका मतलब ये है कि मुग़ल साम्राज्य सिर्फ मुग़लों का नहीं बल्कि राजपूत सहित भारत के सभी लोगों का साम्राज्य बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्वायत्तता का सम्मान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजपूत राज्यों की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया। अकबर ने राजपूत राज्यों को अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से शासन करने दिया। अकबर ने उनके धार्मिक रीति रिवाज, टैक्स व्यवस्था, परिवार परंपराएं सब कुछ जारी रखने दिया। इसकी वजह से मुग़ल और राजपूत संबंध मजबूत हुए। आसान शब्दों में अकबर ने राजपूत राज्यों को आज़ादी दी, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान किया, जिससे मुग़ल और राजपूत संबंध मजबूत हुए। तो आइए अब हम बात करते हैं मुग़ल राजपूत संबंधों के प्रभाव के बारे में, यानी इससे क्या इफेक्ट पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है राजपूतों का सहयोग प्राप्त हुआ, सेकंड पॉइंट है राजपूत राज्यों में स्थायित्व, थर्ड पॉइंट है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है राजपूतों का सहयोग प्राप्त हुआ। अकबर ने राणा उदय सिंह जैसे अधिकांश राजपूत शासकों को अपने पक्ष में कर लिया। अमर सिंह, मान सिंह और भगत दास जैसे राजपूत मुग़ल दरबार के प्रमुख सेनापति बन गए। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो अकबर ने राजपूतों को अपने साथ मिलाकर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, यानी अपॉइंट किया, जिससे मुग़ल साम्राज्य और राजपूतों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट है राजपूत राज्यों में स्थायित्व। मुगल सत्ता से जुड़ने के बाद राजपूत राज्यों को बाहरी हमलों से सुरक्षा और एक शक्तिशाली सहयोग मिला। इसका थर्ड पॉइंट है मुगल साम्राज्य का विशाल विस्तार। राजपूतों की सैन्य शक्ति और सहयोग से अकबर ने बंगाल, गुजरात, अफगान सीमाओं तक अपने राज्य को फैला लिया। चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर की एकीकरण की नीति ने राजपूत को महत्वपूर्ण पद दिए और उनके धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान किया। इससे मुगल राजपूत संबंध मजबूत हुए और साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इस यूनिट से अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों पर पूछा जाता है, जिसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विस्तार से वर्णन करें। तो अपने आंसर को हम एक इंट्रोडक्शन लाइन से स्टार्ट करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीतियाँ धर्म और क्षेत्रीय विस्तार पर आधारित थी। उसने अपने शासन में पूरे भारत पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। कहने का मतलब है कि औरंगजेब ने धर्म के आधार पर नीतियाँ बनाई और पूरे भारत पर राज करने की कोशिश की। तो आइए अब हम बात करते हैं औरंगजेब की साम्राज्यवादी विचारधारा के बारे में, या फिर आप कह सकते हो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में। तो पहली नीति है इस्लामी रूढ़िवादी मान्यताओं को अपनाना। दूसरी नीति है इस्लामी संस्थाओं को बढ़ावा देना। तीसरी नीति है इस्लामी कानून लागू करना। चौथी नीति है शरिया का सख्ती से पालन करना। पांचवी नीति है गैर इस्लामी प्रथाओं पर रोक लगाना। छठी नीति है जजिया कर लगाना। सातवीं नीति है गैर मुस्लिम समुदायों की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाना। और आठवीं नीति है मंदिरों का विनाश। तो आइए एक एक करके इन सभी नीतियों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो औरंगजेब की पहली नीति थी इस्लामी रूढ़िवादी मान्यताओं को अपनाना। औरंगजेब ने सख्त सुन्नी इस्लामी मान्यताओं को अपनाया और इस्लाम के नियमों को कड़ाई से पालन किया और उनका पालन करवाया। मतलब औरंगजेब ने सख्त इस्लामी नियमों को अपनाया और इस्लाम के नियमों का कड़ाई से पालन किया। नेक्स्ट है इस्लामी संस्थाओं को बढ़ावा देना। उसने इस्लाम के विद्वानों, मौलवियों और इस्लामी स्कूल को समर्थन और संरक्षण दिया ताकि इस्लामी पढ़ाई और कानून को फैलाया जा सके। मतलब औरंगजेब ने इस्लामी विद्वानों और स्कूल को बढ़ावा दिया ताकि इस्लामी शिक्षा और नियम फैल सके। नेक्स्ट है इस्लामी कानून लागू करना। औरंगजेब ने इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया। लोगों के सार्वजनिक आचरण जैसे कपड़े पहनना, व्यवहार करना, इन सब पर भी नियम कानून बनाए और जो इसे तोड़ता उसे सज़ा भी मिलती है। इसका मतलब है औरंगजेब ने इस्लामी कानूनों को कड़ाई से लागू किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सज़ा दी। नेक्स्ट है शरिया का सख्ती से पालन करना। औरंगजेब ने शरिया आधारित कानूनों को और सख्ती से लागू करने की कोशिश की। समाज में शादी, संपत्ति, पारिवारिक मामले और अपराध के फैसले सब कुछ इस्लामी नियमों के अनुसार करवाया गया। औरंगजेब चाहता था कि लोग निजी ज़िंदगी भी इस्लाम के नियमों का पालन करके जिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो औरंगजेब ने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू किया और समाज के सभी मामलों को इस्लामी नियमों के अनुसार चलाने की कोशिश की। नेक्स्ट है गैर इस्लामिक प्रथाओं पर रोक लगाना। जो प्रथाएं इस्लाम से मेल नहीं खाती थी उन प्रथाओं पर औरंगजेब ने रोक लगा दी, क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि समाज में
कुछ ऐसी प्रथाएं चल रही है जो इस्लाम के सच्चे नियमों के खिलाफ हैं, इसीलिए औरंगजेब ने उन प्रथाओं पर रोक लगा दी। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने हिंदू, सिख और दूसरे समुदायों के बड़े बड़े त्योहारों जैसे होली, दिवाली आदि पर रोक लगा दी, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि बड़े सार्वजनिक उत्सव जिसमें भीड़भाड़ होती है और धूमधाम होती है इस्लामिक सोच से मेल नहीं खाते। इसीलिए उसने इन बड़े त्योहारों और सार्वजनिक जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो औरंगजेब ने इस्लाम से मेल नहीं खाने वाली प्रथाओं पर रोक लगा दी। जितने भी जो बड़े त्यौहार थे या रैलियां थी वो मानते थे कि ये इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ हैं। औरंगजेब ने इस्लामिक नियमों को मजबूती से लागू किया, लेकिन इसकी वजह से समाज में कई समस्याएं और विरोध भी हुए। नेक्स्ट है जजिया कर लगाना। जजिया कर एक तरह का टैक्स था जिसे औरंगजेब ने गैर मुसलमानों जैसे हिंदू, सिख और जैन पर लगाया था, और ये टैक्स गैर मुसलमानों के लिए धार्मिक भेदभाव और वित्तीय बोझ के रूप में था। ये टैक्स उनके धर्म को बनाए रखने के लिए लिया जाता था। जैसे अगर कोई हिंदू है तो या तो वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर अगर उसे अपना धर्म मानना है तो उसको इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है गैर मुस्लिम समुदायों की धार्मिक गतिविधियों पर रोक। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदायों की धार्मिक गतिविधियों पर भी कई रोकें लगाई, जैसे नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई, धार्मिक जुलूस निकालने पर रोक लगाई, बड़े त्योहारों को मनाने पर रोक लगाई। नेक्स्ट है मंदिरों का विनाश। औरंगजेब ने कुछ हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। एग्जाम्पल के लिए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। औरंगजेब ने इन सभी मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो औरंगजेब की साम्राज्यवादी विचारधारा मुख्य रूप से इस्लामी नियमों को लागू करने और धर्म आधारित नियमों पर आधारित थी, जिसकी वजह से समाज में कई प्रॉब्लम्स हुए और कई विरोध भी उत्पन्न हुए। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो औरंगजेब की राजपूत की नीति पर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, और वो है औरंगजेब की राजपूत की नीति क्या थी, उसके क्या उद्देश्य थे, उसके क्या प्रभाव हुए, उन सभी को हमें एक्सप्लेन करना होता है अपने आंसर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली मुग़ल शासक था जो अकबर और उसके बाद के शासकों से अलग था। अकबर ने राजपूतों को अपने साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया और कई राजपूतों को उच्च पदों पर अपॉइंट भी किया था, लेकिन औरंगजेब ने राजपूतों के साथ एक अलग नीति अपनाई। औरंगजेब अकबर की तरह राजपूतों के साथ मिलकर नहीं चला, जिससे मुग़ल साम्राज्य में पहले जैसी मजबूती नहीं रही। तो आइए अब हम बात करते हैं औरंगजेब की राजपूत की नीति के बारे में। फर्स्ट है औरंगजेब की नज़र में राजपूतों की भूमिका। सेकंड है राजपूतों से बिगड़ते संबंध। थर्ड है राजपूतों को कमज़ोर करने की कोशिश। तो आइए एक एक करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है औरंगजेब की नज़र में राजपूतों की भूमिका। औरंगजेब राजपूतों को एक सहयोगी की बजाय एक शक्ति के रूप में देखता था। औरंगजेब का मानना था कि किसी भी क्षेत्रीय शक्ति को इतनी ताकत न मिले कि वो मुग़ल साम्राज्य को चुनौती दे सके। इसीलिए औरंगजेब ने उनके महत्व और शक्ति को कम करने की कोशिश की। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो औरंगजेब राजपूतों को दोस्त की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक खतरे की तरह देखते थे। इसीलिए उसने उनकी ताकतों को घटाने की कोशिश की। नेक्स्ट है राजपूतों से बिगड़ते संबंध। औरंगजेब के शासनकाल में कई बार मुग़ल और राजपूतों के बीच संघर्ष और युद्ध हुए। कई बार राजपूतों ने मुग़ल साम्राज्य से आज़ादी की मांग की, लेकिन हर बार औरंगजेब ने इसे दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई की। मतलब औरंगजेब के टाइम पर राजपूतों से कई बार लड़ाई हुई क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने हमेशा उन्हें ज़ोर से दबाने की कोशिश की। नेक्स्ट है राजपूतों को कमज़ोर करने की कोशिश। औरंगजेब ने राजपूतों पर अपना कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
राजपूतों को दबाने और उनकी शक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुग़ल और राजपूत संबंध खराब हो गए और कई राजपूतों ने मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो औरंगजेब ने राजपूतों को कमज़ोर करने की कोशिश की, जिससे रिश्ते और ख़राब हो गए और कई राजपूतों ने उसके खिलाफ बगावत भी कर दी। तो चलिए अब हम बात करते हैं राजपूत नीति के प्रभाव के बारे में, यानी इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो फर्स्ट है मुग़ल राजपूत संबंधों में दरार, सेकंड है राजपूत विद्रोह, थर्ड है औरंगजेब की दक्षिण नीति पर राजपूत विद्रोह का असर, फोर्थ है मुग़ल सैन्य शक्ति पर दबाव और फिफ्थ है मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत। तो सिक्स है स्थानीय शक्तियों का उभार, सेवन है सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता और लास्ट एट है सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है मुग़ल राजपूत संबंधों में दरार। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम में राजपूतों और मुग़ल के बीच सहयोग की परंपरा थी, जिसे औरंगजेब की कठोर नीति ने तोड़ दिया। औरंगजेब के शासनकाल में कई बार मुग़ल और राजपूतों के बीच संघर्ष और युद्ध हुए। मतलब अकबर से शाहजहाँ तक मुग़ल राजपूत में अच्छा संबंध था, लेकिन औरंगजेब की सख्त नीतियों ने इस रिश्ते को तोड़ दिया और कई लड़ाइयाँ भी हुई। नेक्स्ट है राजपूत विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मुग़ल राजपूत के बीच विद्रोह और युद्ध से मुग़ल साम्राज्य की शक्ति और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। मतलब औरंगजेब के समय में अजीत सिंह और राणा राज सिंह ने मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे मुग़ल साम्राज्य पर दबाव पड़ा। नेक्स्ट है औरंगजेब की दक्षिण नीति पर राजपूत विद्रोह का असर। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के दौरान ही उत्तर पश्चिम भारत, मुख्य रूप से राजस्थान में राजपूत विद्रोह हो रहा था, जिसकी वजह से औरंगजेब का ध्यान राजपूत विद्रोह में उलझ गया। राजपूतों के विद्रोह ने औरंगजेब को दक्षिण भारत पर पूरा ध्यान नहीं देने दिया। इससे दक्षिण के युद्ध लंबे चले, खर्च बढ़ा और मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, जो कि आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजपूतों के विद्रोह ने औरंगजेब का ध्यान दक्षिण भारत से हटा दिया, जिससे दक्षिण के युद्ध लंबे चले और मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। नेक्स्ट है मुग़ल सैन्य शक्ति पर दबाव। एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने से मुग़ल सेना थक गई और उसकी युद्ध क्षमता कमज़ोर हो गई। लंबे युद्धों में अपार धन, जन और समय की बर्बादी हुई। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने से मुग़ल सेना कमज़ोर हो गई और लंबे संघर्षों ने धन, जन और समय की बर्बादी की। नेक्स्ट है मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत। औरंगजेब की कट्टर नीतियों और राजपूत के साथ टकराव ने मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, जिसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी इस बिखराव को रोक नहीं सके, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन तेज़ी से होने लगा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो औरंगजेब की कड़ी नीतियां और राजपूतों से संघर्षों ने मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और 1707 में उसकी मृत्यु के बाद इसके पतन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है स्थानीय शक्तियों का उभार। मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने से मराठा, सिख और राजपूत शक्तियों को स्वतंत्र रूप से उभरने का मौका मिला। भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता के स्थान पर क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रभावी बनने लगी। मतलब मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने से मराठा, सिख और राजपूत शक्तियाँ उभरी और क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रमुख बन गई। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। औरंगजेब की कट्टर नीतियों और राजपूत के साथ टकराव ने मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से साम्राज्य में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। मतलब औरंगजेब की नीतियों और संघर्षों ने मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर किया, जिससे अस्थिरता फैल गई। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। औरंगजेब ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर रोक लगाने की कोशिश की। उसने मंदिरों को नष्ट किया और हिंदू धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ कई कदम उठाए। इसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य में धार्मिक तनाव बढ़ा, जिससे साम्राज्य में सामूहिक असंतोष फैल गया। आसान शब्दों में बताऊं तो औरंगजेब ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर रोक लगाने की कोशिश की, मंदिरों को नष्ट किया, जिससे साम्राज्य में धार्मिक तनाव और असंतोष बढ़ा।
अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो औरंगजेब की राजपूत नीति ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर किया। राजपूतों के साथ संघर्ष और विद्रोह के कारण साम्राज्य में अस्थिरता और बिखराव हुआ, जिससे अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुछ इस तरीके से डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी जारी कर दीजिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये यूनिट 3 है, जैसा कि आप देख पाओगे। हर एक यूनिट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड किया है, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में अलग लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। यूनिट 3 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 3 है, जिसका नाम है 17वीं शताब्दी में परिवर्तन, मराठा और सिख। तो इस यूनिट में हमें मराठा साम्राज्य और सिख धर्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें मराठा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मराठा साम्राज्य था उसमें शिवाजी जी की क्या भूमिका रही, उसके बारे में बताइए। इसके अलावा सिख धर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के उदय के क्या कारण थे, उसके बारे में बताइए। लेकिन इससे पहले चलिए हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य में जो शिवाजी जी थे उनकी क्या भूमिका रही, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही, उसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम शिवाजी जी के बारे में एक इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शिवाजी भोसले को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी के एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने न केवल मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र, संगठित और शक्तिशाली मराठा राज्य की नींव भी रखी। शिवाजी ने मुगलों के विस्तार और साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट किया और मराठा शक्ति को स्थापित किया। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक साहसी और बुद्धिमानी राजा थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और देश की रक्षा के लिए वीरता से संघर्ष किया। तो आइए अब हम बात करते हैं शिवाजी महाराज की विचारधारा के बारे में। तो फर्स्ट है हिंदवी स्वराज, सेकंड है धार्मिक सहिष्णुता, थर्ड है धर्म और शासन। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदवी स्वराज के बारे में। शिवाजी की विचारधारा हिंदवी स्वराज की अवधारणा पर आधारित थी, यानी एक ऐसा शासन जो स्वशासन, क्षेत्रीय स्वायत्तता और हिंदू सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित हो। शिवाजी ने स्वशासन, विकेंद्रीकृत प्रशासन, सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में कई कदम उठाए, जो उस समय के अन्य शासकों से बिल्कुल अलग थे। अगर आसान शब्दों में समझाऊं, शिवाजी का हिंदी स्वराज का सपना ऐसा राज था जहां लोग खुद का शासन करें, सबको बराबरी मिले और सभी धर्मों का सम्मान हो। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। उन्होंने अपने राज्यों में मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक समुदायों को सुरक्षा और सम्मान दिया। मतलब शिवाजी खुद हिंदू थे, लेकिन उन्होंने हर धर्म को बराबर माना। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को भी अपने राज्य में सुरक्षा और आदर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट है धर्म और शासन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवाजी ने अपने शासन में धार्मिकता, न्याय और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। उनका शासन निष्पक्ष था और उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्याय को दंडित किया। शिवाजी ने अपनी प्रजा के अधिकारियों का सम्मान किया और उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा दी। शिवाजी का शासन धर्म और इंसाफ पर टिका था। वो ईमानदारी से राज करते थे और गलत काम करने वालों को सजा देते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की मदद की और उन्हें सुरक्षित रखा। तो आइए अब हम बात करते हैं मराठा आंदोलन में शिवाजी जी की क्या भूमिका रही। तो फर्स्ट है मराठा साम्राज्य की स्थापना, सेकंड है मुगलों के खिलाफ संघर्ष, थर्ड है दूरदर्शी नेतृत्व, फोर्थ है सैन्य रणनीति, फिफ्थ है हिंदू पुनरुत्थान, सिक्स्थ है कूटनीति कौशल। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है मराठा साम्राज्य की स्थापना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवाजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मराठा साम्राज्य की स्थापना था। शिवाजी ने कई क्षेत्रों को एकजुट किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है मुगलों के खिलाफ संघर्ष। शिवाजी ने औरंगजेब के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगातार संघर्ष किया, विशेष रूप से औरंगजेब के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में शिवाजी की जीत ने मुगलों के खिलाफ अपनी ताकत और कूटनीति क्षमता का परिचय दिया। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो शिवाजी ने मुगलों खासकर औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की। 1670 में सिंहगढ़ की जीत ने उनकी ताकत और बुद्धि को दिखाया। नेक्स्ट है दूरदर्शी नेतृत्व। शिवाजी की दूरदर्शी नेतृत्व ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी का नेतृत्व न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्वराज की अवधारणा को मजबूत किया और विभिन्न समुदायों के बीच एकता और समर्थन जुटाया। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो शिवाजी का नेतृत्व मराठों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने स्वराज को मजबूत किया और सभी समुदायों को एकजुट किया। नेक्स्ट है सैन्य रणनीति। शिवाजी ने एक नई सैन्य रणनीति की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का उपयोग शुरू किया, एक मजबूत खुफिया नेटवर्क का निर्माण किया और एक अच्छी तरह से अनुशासित सेना की भी स्थापना की थी, जिसमें घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना शामिल थे। मतलब शिवाजी ने नई सैन्य रणनीति बनाई जिसमें गुरिल्ला युद्ध, खुफिया जानकारी और मजबूत सेना शामिल थी। नेक्स्ट है हिंदू पुनरुत्थान। शिवाजी ने मराठा सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दिया। हिंदू मंदिरों की स्थापना, धार्मिक संस्थाओं को समर्थन और विद्वानों के संरक्षण ने हिंदू पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब शिवाजी ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने मंदिर बनवाए, धार्मिक संस्थाओं की मदद की और विद्वानों का सम्मान किया। नेक्स्ट है कूटनीतिक कौशल। शिवाजी की कूटनीतिक कुशलता ने उन्हें क्षेत्रीय शक्तियों, मुगल अधिकारियों और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधन करने में सक्षम बनाया। यानी शिवाजी की कूटनीति समझ ने उन्हें विभिन्न शक्तियों और व्यापारिक कंपनियों से गठबंधन करने में मदद की। तो आइए अब हम बात करते हैं मराठा आंदोलन की प्रकृति के बारे में। तो फर्स्ट है क्षेत्रीय विद्रोह और प्रतिरोध, सेकंड है सैन्य रणनीति और गुरिल्ला युद्ध, थर्ड है किलेबंदी और नौसेना शक्ति, फोर्थ है राजनैतिक कूटनीति और गठबंधन, और फिफ्थ है प्रशासनिक सुधार। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है क्षेत्रीय विद्रोह और प्रतिरोध। मराठा आंदोलन शुरू में दक्कन क्षेत्र में मुगल विस्तार को रोकने के लिए स्थानीय शासकों और समुदायों के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था। शिवाजी ने इन विद्रोह को संगठित किया और एक मराठा राज्य की नींव रखी। मतलब शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ हो रहे विद्रोह को एकजुट किया और मराठा राज्य की शुरुआत की। नेक्स्ट है सैन्य रणनीति और गुरिल्ला युद्ध। मराठों ने मुगलों जैसी बड़ी और संगठित सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की सैन्य रणनीति का उपयोग किया। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसमें छोटे दलों में सैनिक हमला करते थे और फिर अचानक से छुप जाते थे। इस प्रकार की रणनीति ने उन्हें बड़ी सेनाओं के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष करने में मदद दी। आसान शब्दों में बताऊं तो मराठों ने मुगलों जैसी बड़ी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध को अपनाया। इसमें छोटे दलों में सैनिक हमला करते थे और फिर छुप जाते थे, जिससे वे बड़ी सेनाओं से सफलतापूर्वक लड़ सके। नेक्स्ट है किलेबंदी और नौसेना शक्ति। शिवाजी और मराठों ने
अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने और मुगलों के साम्राज्य विस्तार को रोकने के लिए पहाड़ी किलों का एक नेटवर्क बनाकर किलेबंदी की। इसके अलावा मराठा नौसेना के निर्माण ने तटीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने और दुश्मन की आपूर्ति लाइन को बाधित करने में मदद की। मतलब शिवाजी ने किले के जरिए अपने क्षेत्रों की रक्षा की, मराठा नौसेना ने तटीय इलाकों को संभाला और दुश्मन की सप्लाई रोक दी। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कूटनीति और गठबंधन। शिवाजी ने बीजापुर, गोलकुंडा जैसे स्थानीय शासकों और असंतुष्ट मुगल अधिकारियों के साथ गठबंधन किए, जिससे मराठा साम्राज्य को सैन्य और राजनीतिक समर्थन का लाभ मिला। मतलब शिवाजी ने स्थानीय शासकों और मुगल अधिकारियों से गठबंधन किया, जिससे मराठा साम्राज्य को मदद मिली। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। शिवाजी ने मराठा राज्य में कई प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिनमें स्थानीय शासन को मजबूत किया, विकेंद्रीकृत शासन को अपनाया, सक्षम अधिकारियों को अपॉइंट किया, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, राजस्व प्रणाली में सुधार किया। इन उपायों ने राज्यों को मजबूत और समृद्ध बनाया। आसान शब्दों में बताऊं तो शिवाजी ने मराठा राज्य में सुधार किए, जैसे अच्छे शासन, अच्छे अधिकारी को अपॉइंट किया और राजस्व सुधार। इससे राज्य मजबूत और समृद्ध हुआ। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो शिवाजी महाराज ने अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और वीरता से मराठा साम्राज्य की नींव रखी और मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिख धर्म के ऊपर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिख धर्म के ऊपर। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि सिख धर्म के उदय के क्या कारण थे, यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी जिनकी वजह से सिख धर्म का उदय हुआ। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का उदय कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सिचुएशन थी, जिन्होंने सिख धर्म को एक अलग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान के रूप में उभरने में के लिए मोटिवेट किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिख धर्म के उदय के क्या कारण थे। तो फर्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष, सेकंड है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ, और थर्ड है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल शासन और इसकी सीमाओं के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रीय संघर्ष और बाहरी आक्रमण के बारे में। ठीक इसी तरीके से सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सामंती व्यवस्था और किसान शोषण के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के बारे में। और ठीक इसी तरीके से हम धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर सबसे पहले बात करेंगे सूफी प्रभाव के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के अंदर हमारा पहला पॉइंट है मुगल शासन और इसकी सीमाएं। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। उसकी नीतियों में असहिष्णुता का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। खासकर औरंगजेब के समय में धार्मिक असहिष्णुता, जजिया कर और जबरन धर्मांतरण जैसी नीतियों ने हिंदुओं और सिखों में आक्रोश भर दिया था। जैसे औरंगजेब द्वारा गुरु अर्जन देव की हत्या,
इसके अलावा औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर पर जबरन मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए दबाव डाला, लेकिन गुरु तेज बहादुर जी ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। इस इनकार के कारण उन्हें 1675 में चांदनी चौक में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। सिख गुरुओं के प्रति मुगल शासकों के इस बेकार रवैये ने सिख समुदायों को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य रूप से भी संगठित होने के लिए मोटिवेट किया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय संघर्ष और बाहरी आक्रमण। पंजाब में क्षेत्रीय संघर्ष, सत्ता संघर्ष और बाहरी ताकतों के आक्रमण हुए, जिससे पंजाब के क्षेत्र में अस्थिरता और अशांति फैल गई। इन हालातों में लोगों को एक ऐसा मजबूत संगठन चाहिए था जो उन्हें पहचान, नेतृत्व और सुरक्षा दे सके। यही भूमिका आगे चलकर सिख गुरुओं और खालसा पंथ ने निभाई। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामंती व्यवस्था और किसानों के शोषण के बारे में। तो पंजाब में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें भूमि जमींदारों, अमीरों और सरदारों के पास थी। किसान भूमि पर खेती करते और उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसानों को टैक्स के रूप में या किराए के रूप में देना पड़ता था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि किसानों में असंतोष, भुखमरी और विद्रोह की भावना पनपने लगी। ऐसे में एक ऐसा आंदोलन या विचारधारा की जरूरत थी जो आर्थिक न्याय, श्रमिकों की गरिमा और समाज के निचले वर्गों के उत्थान की बात करे। यही भूमिका निभाई सिख धर्म ने। कहने का मतलब ये है कि पंजाब में सामंती व्यवस्था के चलते किसानों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उन्हें पैसे बहुत कम मिलते, जिसकी वजह से किसानों में असंतोष और भुखमरी फैलने लगी। ऐसे में सिख धर्म ने आर्थिक न्याय और निचले वर्गों के उत्थान की बात करके किसानों की मदद की। नेक्स्ट पॉइंट है जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता। पंजाब के समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे सामाजिक वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मणों को उच्चतम स्थान प्राप्त था, जबकि शूद्रों और अछूतों को अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। महिलाएं भी शिक्षा और अधिकारों से वंचित थीं। ऐसे में सिख धर्म ने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। गुरु नानक ने ये समझाया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने लंगर यानी सामूहिक भोजन, संगत यानी सामूहिक भजन और सेवा जैसी व्यवस्था शुरू की, जो सामाजिक समानता की मिसाल बन गई। कहने का मतलब ये है कि पंजाब में जाति व्यवस्था के चलते लोग ऊंच नीच में बटे थे और महिलाएं भी पीछे रह जाती थी। सिख धर्म ने इसे चैलेंज किया और गुरु नानक ने ये सिखाया कि सभी लोग समान हैं। इसमें लंगर का मतलब है जहाँ सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं, और संगत का मतलब है सामूहिक पूजा पाठ करते हैं, और इसी तरीके से सेवा का मतलब होता है दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो गुरु नानक जी ने ये सभी चीज़ें स्टार्ट की, जो ये दिखाती थी कि सभी लोग बराबर हैं, भले ही उसका जाति या समाज में दर्जा कोई भी हो। ये बातें समाज में समानता का संदेश भेजती थी, यानी सोसाइटी को एक मैसेज जाता था कि सभी इक्वल हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सूफी प्रभाव के बारे में। तो पंजाब में कई प्रसिद्ध सूफी संत हुए, जैसे गुरु नानक, बाबा फरीद और शेख बुखारी। इन सूफियों ने अपनी कविताओं और सूफी संगीत और अपने जीवन शैली के माध्यम से सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पंजाब में गुरु नानक, बाबा फरीद और कई सूफी संत थे। उन्होंने अपनी कविताओं और संगीत के जरिए समाज में समानता और धर्मों के बीच शांति बढ़ाई। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, भक्ति और सामाजिक समानता पर बल दिया। संत कबीर, रैदास, मीरा और अन्य भक्ति संतों ने कर्मकांड, जातिवाद और ब्राह्मणवाद की आलोचना की। गुरु नानक ने इन विचारों को एक सुसंगठित धर्म के रूप में आगे बढ़ाया। मतलब कि भक्ति आंदोलन ने लोगों को सिखाया कि भगवान से जुड़ने के लिए ना तो कोई पंडित की ज़रूरत है और ना ही पूजा पाठ की ज़रूरत है। सब लोग भगवान से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म के हो। संत कबीर और मीरा ने जातिवाद की आलोचना की और गुरु नानक ने इसे एक धर्म के रूप में बदल दिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो सिख धर्म का उदय 17वीं शताब्दी की धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक असमानता
और आर्थिक शोषण के विरोध में हुआ। गुरु नानक की शिक्षाओं ने समानता, न्याय और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो यूनिट 4 है, जिसका नाम है मुग़ल कला और वास्तुकला। तो इस पूरी यूनिट के अंदर बेसिकली हमें ताजमहल, लाल किला और चित्रकला के बारे में पढ़ना है, जो कि मुग़लों के द्वारा बनवाए गए थे। तो इससे पहले चलिए हम देखते हैं अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको दिखाया है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि लाल किला और जो ताजमहल है उसके संदर्भ में जो मुग़ल की वास्तुकला है उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताइए, और भारत में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताइए। या फिर आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि ताजमहल पे निबंध लिखिए या लाल किला पे निबंध लिखिए। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मुग़ल काल भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में मुग़लों ने अपनी शाही शक्ति, धार्मिक भावनाएं और सौंदर्य बोध को इमारतों के माध्यम से प्रेजेंट किया था। मुग़लों ने भारत में फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय शैली को मिलाकर एक नई डिज़ाइन को डेवलप किया, जिसे मुग़ल वास्तुकला कहा जाता है। मुग़ल कला का सबसे सुंदर और अद्भुत उदाहरण है लाल किला और ताजमहल। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मुग़ल वास्तुकला भारत की शान है। इसमें कई सारी संस्कृतियों का मेल है और इसकी इमारतें आज भी हमें मुग़लों की कला, ताकत और सोच का एहसास कराती है। और ताजमहल और लाल किला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए अब हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में मुग़ल वास्तुकला का विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शाहजहाँ के काल के बारे में, जो कि मुग़ल वास्तुकला का एक गोल्डन पीरियड टाइम माना जाता है। तो शाहजहाँ के शासन को मुग़ल वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, इसीलिए शाहजहाँ को निर्माण प्रेमी बादशाह भी कहा जाता है। उन्होंने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे शानदार इमारतें बनवाई। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ताजमहल के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल को न केवल भारत की शान माना जाता है, बल्कि ये मुग़ल कालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। और ताजमहल शब्द का अर्थ है महल का ताज, जो इसकी भव्यता और अनोखेपन को दर्शाता है। ताजमहल आगरा यानी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो ताजमहल भारत की शान है और मुग़लों की कला का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आइए हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। सफ़ेद संगमरमर से बना ये मकबरा शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में 1632 से 1653 के बीच बनवाया था। इसे पूरा करने के लिए लगभग 22 साल लगे और इस काम में लगभग 20,000 कारीगर, वास्तुकारों और श्रमिकों ने योगदान दिया। तो आइए अब हम बात करते हैं वास्तुकला यानी इसकी डिजाइन की विशेषताओं के बारे में, यानी इसमें क्या फीचर्स हैं। तो इसकी पहली विशेषता है सममितीय डिजाइन और 4 बाग योजना। इसकी दूसरी विशेषता है मुख्य मकबरा और इसकी तीसरी विशेषता है सजावट और कलात्मकता। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सममितीय डिजाइन और 4 बाग योजना के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल एक सममितीय परिसर है। सममिति का मतलब होता है सिमेट्रिकल, यानी जस्ट लाइक अ मिरर डायमेंशन। ताजमहल बिल्कुल बीच में है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में बाग हैं, दोनों तरफ एक जैसी इमारतें हैं, चारों कोनों पे एक जैसी मीनारें हैं। यानी अगर आप ताजमहल को बीच में से 2 हिस्सों में बांट दें तो दोनों ही हिस्से बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ताजमहल एक सममितीय परिसर है,
इसके केंद्र में मुख्य मकबरा है, जिसे चारों ओर से 4 बाग यानी 4 बागों से घेरा गया है। इन बागों को पानी की नहरें और मार्ग विभाजित करती है यानी बांटती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ताजमहल का डिजाइन संतुलित है यानी इक्वल है हर जगह से, जिसमें मुख्य मकबरा 4 बागों से घिरा है और पानी की नहरें इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। तो इसकी अगली विशेषता है मुख्य मकबरा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना है और ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसकी सबसे खास चीज़ है इसका विशाल गुलबंद, जो प्याज के आकार का है और लगभग 73 मीटर ऊंचा है। और इसके चारों कोनों में 4 सुंदर मीनारें खड़ी हैं, जो संतुलन और इस्लामी वास्तुकला को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी अगली विशेषता है सजावट और कलात्मकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल की दीवारों पर बारीकी कारीगरी की गई है, जैसे कुरान की पंक्तियों को सुंदर तरीके से लिखा गया है। दीवारों और खिड़कियों पर बनी नाजुक जालियाँ, सामने फैला हुआ 4 बाग शैली का बगीचा, जो स्वर्ग की कल्पना को दिखाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो फर्स्ट है प्रेम का प्रतीक और सेकंड है सांस्कृतिक धरोहर। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रेम का प्रतीक। ताजमहल को अक्सर प्रेम की निशानी कहा जाता है। शाहजहाँ का मुमताज के प्रति प्रेम को वास्तुकला में ऐसे ढाला गया है कि वो युगों तक याद रखा जाए। ताजमहल प्रेम, सुंदरता और भावनात्मकता का लगाव प्रतीक है। अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो ताजमहल प्रेम की निशानी है, जो शाहजहाँ के मुमताज के प्रति प्रेम को रिप्रेजेंट करती है। ये प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक धरोहर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल को विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में गिना जाता है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये भारत की मुगल कालीन विरासत, कलात्मक दृष्टिकोण और संस्कृति का जीवात्मक प्रतीक है। तो आइए हम बात करते हैं लाल किला के बारे में। तो लाल किला भारत की मुगलों के समय की एक सुंदर और ऐतिहासिक इमारत है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है। ये सिर्फ एक सैन्य किला नहीं है, बल्कि ये कला, इंजीनियरिंग और शाही जीवन शैली का एक प्रतीक है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो आइए हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने 1638 से 1648 के बीच बनवाया था। इसे तब बनवाया गया था जब शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में शिफ्ट की थी। इसे बनने में 10 सालों का टाइम लगा और लाल किला लगभग 200 सालों तक मुगलों की राजधानी का केंद्र रहा। तो आइए हम बात करते हैं इसके विशेषताओं के बारे में, यानी इस वास्तुकला की क्या विशेषता थी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निर्माण सामग्री के बारे में, यानी किस मटेरियल से इसे बनाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डिजाइन और संरचना के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लाल किले में प्रमुख स्थल और इमारतों के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे सजावट और कलात्मकता के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है निर्माण सामग्री। तो मैं आपको बता दूं कि किले की ऊंची दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी है, इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। और इसकी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत है, जो मुगलों की पावर और सिक्योरिटी को दिखाती है। नेक्स्ट है डिज़ाइन और संरचना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किला चतुर्भुज यानी आयत के आकार का बनाया गया है, जो कि लगभग 254 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके चारों ओर रक्षात्मक दीवारें हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रमुख स्थल और इमारतों के बारे में। तो फर्स्ट है दीवान-ए-आम। ये वो प्लेस था जहाँ पर सम्राट जनता से मिलते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। दीवान-ए-आम में एक ऊंचा सिंहासन था जिस पे सुल्तान बैठता था, यानी मुगल बादशाह बैठता था। नेक्स्ट है दीवान-ए-खास। ये एक प्राइवेट हॉल था जहाँ सम्राट सिर्फ खास दरबारियों और राजदूतों से मिलते थे। इसे मयूर सिंहासन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है रंग महल। रंग महल शाही महिलाओं के लिए था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाल किले के रंग महल में शाही छत, आईने की बनावट और ठंडे पानी की व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो आइए हम बात करते हैं लाल किले की सजावट और कलात्मकता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का मिश्रण था ये। लाल किले में ज्यामितीय डिजाइन, सुलेख यानी कुरान की आयतें यानी पंक्तियाँ और पत्थर की जड़ाई, बाग बगीचे और फव्वारे इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये उस टाइम का प्रशासनिक केंद्र था और लाल किला लगभग 200 सालों तक मुगलों की राजधानी का केंद्र रहा। तो शाहजहाँ के द्वारा जो अगली संरचना बनवाई गई थी वो थी जामा मस्जिद, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है।
इसमें 3 विशाल गुलबंद, 2 ऊंची मीनारें और लाल पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी तक हमने बात किया शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए जितने भी जो इमारतें थे, जो वास्तुकला थी। अब हम बात करने वाले हैं जहांगीर काल के टाइम में जो उनके द्वारा जितने भी इमारतें बनवाई गई थी उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जहांगीर को कला, प्रकृति और चित्रकला में गहरी रुचि थी। हालांकि उन्होंने कम इमारतें बनवाई, लेकिन वो वास्तु सौंदर्य को इम्पोर्टेंस देता था। जहांगीर ने लाहौर में शालीमार बाग, श्रीनगर में निसात बाग और लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। तो आइए हम बात करते हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड में औरंगजेब के द्वारा कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई, कौन कौन सी वास्तुकला का निर्माण करवाया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरंगजेब की वास्तुकला का स्वरूप सादा और धार्मिक था। वो विलासिता की वस्तु से दूर था और इस्लामी कट्टरता के प्रभाव में था। तो औरंगजेब के द्वारा बादशाही मस्जिद बनवाया गया। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने ताजमहल की तरह दिखने वाला एक मकबरा बनाया था जो कि उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, शाहजहाँ की तरह। नेक्स्ट है किलेबंदी और शहरी विकास। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरंगजेब ने किलेबंदी और शहरी विकास में इन्वेस्ट किया, यानी उसने इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च किया। औरंगजेब ने लाहौर किले जैसी रक्षात्मक संरचनाओं को बनवाया और दिल्ली और औरंगाबाद जैसे शहरों का विकास किया। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17वीं शताब्दी में मुगल वास्तुकला अपने पीक पॉइंट पे थी, जहाँ शाहजहाँ के टाइम पर ताजमहल और लाल किले जैसी भव्य और कलात्मक इमारतों का निर्माण हुआ, जो आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। तो इस यूनिट से नेक्स्ट टाइप का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुगल चित्रकला से पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल चित्रकला पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। तो आइए हम समझते हैं आखिर मुगल चित्रकला होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल चित्रकला भारतीय उपमहाद्वीप में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मुगल साम्राज्य के दौरान विकसित हुई, जो कि एक विशिष्ट चित्रकला शैली है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चित्रकला शैली भारतीय, फारसी, तुर्की और मध्य एशिया की चित्रकला की शैलियों का एक मिक्सचर है। तो आइए हम बात करते हैं मुगल चित्रकला के क्या विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लघु चित्र या मिक्सचर फॉर्मेट। इसके बाद हम बात करेंगे रंगों का उपयोग। फिर हम बात करेंगे चित्रों में बारीकी और यथार्थवाद। इसके बाद हम बात करेंगे दैनिक जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। और लास्ट में हम बात करेंगे प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षियों का चित्रण। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लघु चित्र या मिक्सचर फॉर्मेट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चित्र बड़े नहीं होते, बल्कि ये चित्र छोटे आकार में होते हैं, जिन्हें अक्सर कपड़े, कागज या ताड़पत्र पर लिखा जाता था। इनका यूज़ बुक्स में होता था। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे अकबरनामा और बाबरनामा। नेक्स्ट पॉइंट है रंगों का उपयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रों में बारीकी और यथार्थवाद यानी रियलिस्टिक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल चित्रकार चित्रों में चेहरे के भाव, पोशाक, आभूषणों की चमक और प्रकाश की छाया सब कुछ एकदम बारीकी से बनाया करते थे और चित्रों को एकदम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते थे। तो आइए हम बात करते हैं दैनिक जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा युद्ध, शिकार, दरबार, धार्मिक आयोजन और विवाह को चित्रों के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अकबर के दरबार में बीरबल या जहांगीर का फरमान देना, इन सबको चित्रों के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। लास्ट है प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षी चित्रण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा खासकर जहांगीर के काल में प्रकृति की बारीकियों को बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया गया। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मुगल चित्रकला की स्टार्टिंग कैसे हुई और उसका किस तरीके से विकास हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल चित्रकला की नींव अकबर ने रखी थी, यानी अकबर के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अकबर ने एक चित्रकला विभाग बनाया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकारों को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अकबर के टाइम में चित्रकला मेनली महत्वपूर्ण ग्रंथों के चित्रण के लिए उपयोग की जाती थी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अकबरनामा और हमजानामा जितने भी जो ग्रंथ थे उनके चित्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए अब हम देखते हैं कि जहांगीर के टाइम में चित्रकला का किस तरीके से विकास हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जहांगीर के शासनकाल को
मुगल चित्रकला का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि जहांगीर को चित्रकला से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। जहांगीर को प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। उसने पशु पक्षियों, जानवरों और वास्तविक चेहरों की चित्रकला को इनकरेज किया। तो आइए अब हम देखते हैं कि शाहजहाँ के टाइम पीरियड पर मुगल चित्रकला का किस तरीके से विकास हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शाहजहाँ ने भव्यता और सजावट पर जोर दिया था। चित्रों में संगमरमर के महलों, प्रेम दृश्यों और उत्सवों की प्रमुखता दी, और इस टाइम पीरियड में रंगों का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो आइए अब हम बात करते हैं कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में चित्रकला का किस तरीके से विकास हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, औरंगजेब के टाइम पीरियड में चित्रकला को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों की वजह से चित्रकला का पतन होना शुरू हुआ, क्योंकि औरंगजेब चित्रों के खिलाफ था। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल चित्रकला ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा मुगल चित्रकला की स्टार्टिंग अकबर ने की थी, और जहांगीर के टाइम पीरियड में मुगल चित्रकला का तेज़ी से विकास हुआ, और जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का एक गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल चित्रकला का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज़ को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो यूनिट 5 है, जिसका नाम है समाज, संस्कृति एवं धर्म। तो इस पूरी यूनिट के अंदर बेसिकली हमें नक्शबंदी सूफी परंपरा के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा चक्की नामा, चरखा नामा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा आ रहा है कि नक्शबंदी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बताइए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नक्शबंदी आदेश पर एक निबंध लिखिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि नक्शबंदी एक सूफी परंपरा थी जो मध्य एशिया से भारत में आई थी। नक्शबंदी आदेश की स्थापना 14वीं शताब्दी में बहाउद्दीन नक्शबंदक नामक एक सूफी संत ने की थी, इसीलिए इसका नाम नक्शबंदी पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि शेख अहमद सरहिंदी इस परंपरा के सबसे प्रभावशाली सुधारकों में से एक थे, जिनकी शिक्षाओं ने मुगल दरबार और भारतीय इस्लामी चेतना पर दूरगामी प्रभाव डाला, यानी काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो नक्शबंदी एक सूफी परंपरा यानी रास्ता था जो कि मध्य एशिया से आया था। यानी आप कह सकते हो कि यह ईश्वर की आराधना करने का एक तरीका था। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे शेख अहमद सरहिंदी ने आगे बढ़ाया और उनके विचारों का मुल्क और राज दरबार और लोगों की सोच पर काफ़ी गहरा असर हुआ। ये परंपरा दिल और आत्मा की सफाई पर जोर देती थी और दिखावे से दूर रहकर भगवान यानी अल्लाह से जुड़ने का एक राह बताती थी। तो आइए अब हम शेख अहमद सरहिंदी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, इनके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शेख अहमद सरहिंदी एक विद्वान, इस्लामी आध्यात्मिक गुरु और नक्शबंदी परंपरा के एक प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव थे। इसके अलावा शेख अहमद सरहिंदी इस्लामी कानून का पालन करने पर जोर देते थे, इसीलिए शेख अहमद सरहिंदी के आदेशों को ही नक्शबंदी आदेश कहा गया, जो कि बाहरी दिखावे से ज़्यादा आंतरिक आत्मा सुधार और इस्लामी कानून का पालन करने पर जोर देता है। तो आइए अब हम समझते हैं नक्शबंदी सूफी आदेश के बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नक्शबंदी परंपरा की शुरुआत मध्य एशिया में बहाउद्दीन नक्शबंदक ने 14वीं शताब्दी में की थी। इसके अलावा नक्शबंदी परंपरा ईश्वर की निकटता के लिए अंदरूनी ध्यान,
इस्लामी कानून का कठोर तरीके से पालन करना और सामाजिक सांस्कृतिक अनुशासन पर जोर देना था। इसके अलावा नक्शबंदी संत बाहरी दिखावे से ज़्यादा आंतरिक साधना पर जोर देते थे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि नक्शबंदी सूफी आदेश चिश्ती और कादरी जैसे अन्य सूफी आदेशों से डिफरेंट थे। तो आइए अब हम बात करते हैं नक्शबंदी सूफी आदेश का मुग़ल शासकों से क्या संबंध है, यानी इसके रिलेशन को समझते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड में नक्शबंदी सूफी परंपरा किस तरह से थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति की तीखी आलोचना की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय की उन नीतियों का विरोध किया जो कि अकबर के द्वारा चलाई गई थी। तो आइए अब हम बात करते हैं जहांगीर के टाइम में सूफ़ी परंपरा कैसी थी, यानी नक्शबंदी परंपरा कैसी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरू में शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर की नीतियों का विरोध करने पर कारावास का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उनके विचारों और आध्यात्मिक प्रभाव को पहचानते हुए जहांगीर ने उन्हें दरबार में स्थान दिया। इससे नक्शबंदी आदेश को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से शाहजहाँ के शासनकाल में सरहिंदी के अनुयायियों को सम्मान मिला और नक्शबंदी का प्रभाव भी बढ़ा। तो आइए अब हम समझते हैं नक्शबंदी सूफी आदेशों का समाज पर और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सरहिंदी की शिक्षाएं इस्लाम की शुद्धता और सांप्रदायिक पहचान को मजबूत करने वाली थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय की उन नीतियों का विरोध किया जो कि अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा शेख अहमद सरहिंदी के प्रयासों से नक्शबंदी आदेश भारत में प्रभावशाली बन गया। विशेष रूप से उत्तर भारत के मुस्लिम समाज में उनके अनुयायियों ने इस आदेश को अगले शताब्दियों तक आगे पहुंचाया। इसके अलावा नक्शबंदी नेताओं ने इस्लामी शिक्षा और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही नक्शबंदी नेताओं ने मदरसों की स्थापना की, जहां कुरान, हदीस, इस्लामी कानून और सूफीवाद पढ़ाया जाता था। इसमें लोगों को अच्छे आचरण, आत्मनियंत्रण और ईश्वर के करीब जाने की शिक्षा दी जाती थी, जिसकी वजह से समाज में नैतिकता यानी अच्छे व्यवहार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा सूफियों की बैठकों, धार्मिक भाषणों और सामूहिक प्रार्थनाओं के जरिए लोगों में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ी। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नक्शबंदी परंपरा ने धार्मिक शुद्धता और आंतरिक सुधार पर जोर दिया। शेख अहमद सरहिंदी के योगदान से ये परंपरा भारतीय समाज में मजबूत हुई। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो चक्कीनामा और चरखानामा के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चक्कीनामा और चरखानामा के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि चक्कीनामा चरखानामा से आप क्या समझते हैं, उसके विशेषताओं के बारे में बताइए। इसके अलावा कभी कभी आपका एग्जाम में चक्कीनामा चरखानामा के बीच अंतर पूछा जाता है, डिफरेंस को पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूफी लोक साहित्य चक्कीनामा चरखानामा है, यानी ये जो चक्कीनामा चरखानामा है ये सूफी लोक साहित्य है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्य सांस्कृतिक विकास का दर्पण माना जाता है और इस समाज और संस्कृति का एक प्रतिबिंब होता है। ये न सिर्फ कला का रूप है बल्कि समाज की सोच और परंपरा को भी दिखाता है। मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में सूफीवाद आम लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उन्होंने अपने विचार स्थानीय भाषा, गीतों और कहानियों के जरिए लोगों तक पहुंचाया, जिससे कि जो उनका मैसेज है वो हर किसी तक आसानी से पहुंच गया। सूफी लोक साहित्य एक तरह की कविता या कहानी होती है जो आसान भाषा में लिखी जाती है। इसमें अक्सर कहानियों, गीतों और प्रतीकों का यूज़ किया जाता है जिससे कि आम जनता भी इसे आसानी से समझ सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चक्कीनामा और चरखानामा के इतिहास के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्यकाल में सूफी संतों ने ऐसी छोटी छोटी कविताएं लिखी जिन्हें महिलाएं घर में काम करते हुए गाती थी। ये कविताएं तब गाई जाती थी जब महिलाएं विशेष काम करती थी और उन्होंने अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। तो आइए इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है चक्कीनामा, जो अनाज पीसते समय गाया जाने वाला गाना था। चरखानामा, जो कि सूत यानी धागा काटते समय गाया जाने वाला गाना था।
इसके अलावा और भी कई सारे गीत थे, जैसे कि शादी नामा जो कि शादी के टाइम गाया जाता था, और लोरी नामा जो कि लोरी के टाइम गाया जाता था, और सुहाना नामा। ऐसे काफ़ी सारे कविताएं थी, ऐसे काफ़ी सारे गाने थे जिन्हें गाया जाता था। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो चक्की नामा और चरखा नामा हुआ। तो आइए हम चक्की नामा और चरखा नामा को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चक्की नामा के बारे में। चक्की का मतलब है अनाज पीसने वाली पत्थर की चक्की, और नामा का मतलब होता है कविता। मतलब यदि कोई महिला बाजार या कोई अनाज पीसते समय गीत गाती है तो इसे चक्की नामा कहा जाने लगा। चक्की नामा एक ऐसी कविता है जिसमें अनाज पीसने वाली चक्की को आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। जैसे चक्की दो पत्थरों के बीच अनाज पीसता है, वैसे ही इंसान की आत्मा खुशी, दुख, प्यार, दर्द, जीवन मृत्यु के बीच फंसी होती है। ये महिलाओं के जीवन की कठिनाई को दिखाता है, क्योंकि घर में चक्की पीसना रोज का काम होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चरखा नामा के बारे में। चरखा का मतलब है सूत, रेशम या ऊन काटने की लकड़ी की मशीन, और नामा का मतलब होता है कविता। मतलब अगर कोई महिला सूत काटते हुए गीत गाती थी तो उसे चरखा नामा कहा जाने लगा। चरखा नामा में चरखे को जीवन और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। धागा काटना ध्यान या प्रार्थना का एक रूप माना जाता है। जिस तरह धागा धीरे धीरे और सावधानी से बनता है, उसी तरह ध्यान, अनुशासन और प्रयास से आध्यात्मिक विकास होता है। चरखा ये भी दिखाता है कि जीवन की हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है और लगातार चलती रहती है। ये कविता सादा जीवन, कड़ी मेहनत और ईश्वर भक्ति को बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं सूफी कविताओं का दक्कन की लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट है महिलाओं में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सेकंड है सूफी विचारों का फैलाव हुआ। थर्ड है दक्कन की संस्कृति पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और फोर्थ हैगा सामाजिक आलोचना और सुधार। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से महिलाओं के बीच कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्कनी सूफी कविताओं का संगीत और भावनाएं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिससे ये घरों की महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और महिलाएं इन गीतों को घर के काम करते हुए गाया करती थी। चक्की नामा और चरखा नामा लोकगीत मुख्य रूप से गांव की महिलाओं द्वारा गाए जाते थे, और ये गीत महिलाओं को खुशी, आत्मविश्वास और हिम्मत देने का काम करते थे। नेक्स्ट है सूफी विचारों का फैलाव। इन कविताओं की रचना सूफियों द्वारा गांव के जो अनपढ़ लोग होते थे उन तक अपना मैसेज और एजुकेशन को फैलाने के लिए किया जाता था। दक्कन के सूफियों ने सूफी साहित्य को दक्कनी उर्दू में लिखा, जो कन्नड़, मराठी, तेलुगु और फारसी जैसी स्थानीय भाषाओं का मिश्रण था। दक्कनी आम लोगों की भाषा थी, जो कि आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। इससे सूफी संदेशों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो गया था, और वे ग्रामीणों, कारीगरों और महिलाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। सूफियों ने इन कविताओं को स्थानीय दक्कन की भाषा में ढालकर एक नया रूप दिया। सूफी संत हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जैसे राम रहीम या स्थानीय त्योहारों और कहानियों का जिक्र करते थे। इससे धर्मों के बीच भाईचारा बढ़ा और नफरत की जगह प्रेम और शांति का माहौल बना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि दक्कन की संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि आज भी चक्की नामा, चरखा नामा के जो गीत होते हैं वो लोक परंपरा, धार्मिक आयोजन और लोक गीतों में सुनाए जाते हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के बीच एक साझा आध्यात्मिक रिश्ता बनाया। सूफी लोक साहित्य आज भी प्रेम, सादगी, सहिष्णुता जैसे मूल्यों से लोगों को मोटिवेट करते हैं और समाज में शांति का संदेश देते हैं। लास्ट है सामाजिक आलोचना और सुधार। तो मैं आपको बता दूं कि चक्की नामा और चरखा नामा सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, बल्कि समाज के अन्याय और समाज की बुराइयों को भी दिखाता है। चक्की नामा और चरखा नामा कविताएं घमंडी राजा, धोखाबाज पुजारी और लालची लोगों की आलोचना करता है। इस तरह सूफी साहित्य ने समाज के लिए एक दर्पण की तरह काम किया, इसके बुरे पक्षों को दिखाया और लोगों को सरल, ईमानदार और दयालु जीवन जीने के लिए मोटिवेट किया। आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चक्की नामा और चरखा नामा जैसी सूफी कविताएं समाज की बुराइयों को उजागर करती हैं और लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और करुणा से जीने का संदेश देती है। ये साहित्य समाज का एक आईना बनकर सुधार की राह दिखाता है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें,
क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो यूनिट 6 है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं विनिमय एकीकरण। तो इसके अंदर बेसिकली हमें आंतरिक और समुद्री व्यापार के बारे में पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि इस यूनिट से पूछा गया है। और इसका जो आंसर है, जैसे कि आप देख पाओगे, कुछ इस तरीके से इसके आंसर के नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं आपको। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है जो कि इस यूनिट से पूछा गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट अपने नोट्स दिखा देता हूँ जो कि आपको प्रोवाइड होने वाले होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर चैनल का नाम आएगा और यहाँ पर बुक का नाम आपको शो होगा। इसके बाद मैं आपको कंप्लीट नोट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पर लिखा है। टोटल आपके 6 यूनिट्स होंगे और हर एक यूनिट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको आसानी हो। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं, कंप्लीट डिटेल में नोट्स में एक्सप्लेन है। जैसे कि आप देख पाओगे, जो पूरी नोट्स है उसे हमने पॉइंट बाय पॉइंट हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जागीरदारी प्रथा से है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने नोट्स बनाए हैं जिससे कि आपको हेल्प हो सके। और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, जो कि अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली से पूछा गया था। और यकीन मानिए, अगर आपने इस नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई की तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। हमने जो अपने नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से रिसर्च करके बनाएंगे। और ये यूनिट सेकंड है जिसका नाम है अकबर से औरंगजेब तक, जिसमें हमें पढ़ना है राजपूत शाही विचारधारा के बारे में और धार्मिक नीति के बारे में। तो कुछ इस तरीके से हमने नोट्स बनाए आपके लिए। और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इस यूनिट से। और ये इस यूनिट से थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुछ इस तरीके से डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी जारी कर दीजिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये यूनिट थर्ड है, जैसा कि आप देख पाओगे, हर एक यूनिट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड किया है, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में अलग लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। ये यूनिट 4 है, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद यूनिट 5 है, जैसे कि आप देख पाओगे। और आपको याद रखना है, हमेशा आपको इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी है और एंड में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। और ये यूनिट 6 है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। तो आइए हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इसके सिलेबस को डिफाइन किया है। इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अभी तक आपके एग्ज़ाम में हर एक यूनिट से जिस भी टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, इस नोट्स में मिल जाएंगे। और इतने सारे क्वेश्चंस को कराने का रीज़न ये था, जिससे कि अगर फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम में किसी अलग लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। और इसमें जो आंसर है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको आसानी हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाने का रीज़न ये था, क्योंकि जितने भी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे वो हमेशा ये कमेंट करते थे कि आपके जो नोट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम में होते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसी रीज़न की वजह से हमने इस बार इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स बनाए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी ना हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये यूनिट सेकंड है। इसमें भी हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नोट्स हैं वो हमने काफ़ी रिसर्च करके बनाएंगे।
और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और एनिमेशन वीडियो को वही बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ बनाने के लिए। और जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो जैसे कि आप देख पाओगे, ये यूनिट 3 है और इसमें भी हमने क्वेश्चन आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस नोट्स को अच्छे से पढ़ के गए तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। और नोट्स बनाने का रीज़न ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप वीडियो को भी देखिए और नोट्स को भी देखिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में और भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये यूनिट 4 है, इसे भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यूनिट 5 है, इससे भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और जो नोट्स है उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 6। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।